जय हिंद। इस वीडियो में जो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ये वाला प्रश्न जो है बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था। एक्चुअली क्या है, इसके आंसर में जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिटेल करते हैं अपन। तो चलिए डिटेल करते हैं। जैसे कि प्रश्न था, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सत्य है। ठीक है, पूछा गया है सत्य कौन सा है और किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट था, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो बिल्कुल ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, आंशिक रूप से जो है आधारित था, तो पूर्ण रूप से नहीं था। तो ये आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला दिया था, यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था। तो बिल्कुल नहीं, यह अप्रत्यक्ष मतदान का फल था, ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, यह बहुदलीय निकाय था। तो बिल्कुल ये बहुदलीय निकाय था। आप सभी को पता है 389 जो है सीट जो है आवंटन किए गए थे, है ना। संविधान सभा के सदस्यों का सीट क्या था, 389 था। और सभी सीट जो है आवंटित किए गए थे, जैसे कि प्रांतों में, देसी रियासतों में, ब्रिटिश प्रांतों में। तो क्या था, ये बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल, है ना। अगला दिया है, इसमें कार्य करने स्टेटमेंट जो है अगला है, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां गठित की गई थी। तो आप सभी को पता है कि लगभग 22 समितियां जो है गठित की गई थी, जिसमें से 8 बड़े समिति थे और बाकी जो है छोटी छोटी समितियां थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद करते तो है, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, आपके प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, ये सब याद करते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 3 4 जो है सही है। ठीक है, तो सत्य पूछा था, तो ऑप्शन में देखेंगे आप, आंसर में नहीं दिया हुआ है कोई भी ऑप्शन ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा। एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत की मैंने क्लिप लगा दी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, है ना, नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। यानी प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, तो अप्रत्यक्ष रूप का परिणाम था, है ना। अब ये चीजें आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ हो गया होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भले ही वयस्क मताधिकार पे नहीं था, फिर भी देखिए जो संविधान है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप कुछ इसी तरह का होता। ठीक है, चलिए अब जो है एम लक्ष्मीकांत का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से जो है नामांकित निकाय थी। आंशिक रूप से होता है कुछ, पूरा नहीं। ठीक है, तो क्या है, कुछ जो थे आपके निकाय जो थे नामांकित किए गए थे, और कुछ निकाय जो थे चुन के आए थे। तो यहाँ से दो चीज क्लियर होती है कि वयस्क मताधिकार नहीं था आपका, और निकाय जो था बहुदलीय निकाय था, है ना। एक दल, कोई एक निकाय नहीं था, मतलब इसमें इस निकाय में संविधान सभा जो निकाय बनी थी, उसमें कोई एक दल नहीं था, है ना। ये भी समझ में आ गया होगा आप। यहाँ से देखिए यह दिया है, इसके अलावा सदस्यों का जो चयन हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। तो प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं ने किया था, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है उसमें हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट प्रत्यक्ष दिया था, इसलिए गलत हो गया। चलिए अब अगला दिया था स्टेटमेंट आपका कि समितियों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का जो है गठन किया था। देखिए ये एनसीईआरटी में भी मिल जाता है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें भी संविधान निर्माण जब आप पढ़िएगा, इनमें से जो थी 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों और इनके अध्यक्ष जो है इस प्रकार है। तो हम लोग अध्यक्ष भी देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज नोट करना चाहूंगी, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। जैसे संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। संसद क्या करती है, विधि बनाने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य किया था। तो संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी, जब तक कि जो है आम चुनाव नहीं हो गया था आपका 1951 से 52 के बीच में, है ना। तो चीजें ये इसलिए मैंने नोट किया यहाँ पे कि याद रखिएगा, जब संविधान सभा का बैठक संविधान सभा के रूप में होता था ना, तो उसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। और वही जब बतौर विधायिका, यानी विधान विधि बनाने वाले को विधायिका कहते हैं, तो उनके रूप में होता था। तो इसकी अध्यक्षता GV मावलकर किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, कि जब बतौर विधानसभा जो है उसका विधायिका के रूप में बैठक होगी, तो कौन करेगा अध्यक्षता, GV मावलकर। और ऐसे जो है राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है, स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9-11 दिसंबर आप लोगों को याद ही होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है,
कौन कौन थे, तो ये भी यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी थे अध्यक्ष। पहले कौन थे, वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष थे वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष भी पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष जो थे दो थे, कौन कौन थे, डॉक्टर ये आपके डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे और बी.टी. कृष्णामचारी थे, ठीक है। तो इन दोनों का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है पहली बैठक 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और ये चलिए ये भी देखते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे दिया है 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज को जो हमने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई को अपनाया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को जो हमने क्या क्या किया था, तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों अपनाया था। साथ में हमने राष्ट्रपति भी बनाया था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो है पहले भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 की ही बात है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी जो है कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा जो है चुनाव जब तक नहीं हुआ था, 1951 से 52 के बीच में जो है आम चुनाव हुआ था, उससे जब तक ये नहीं निर्माण हुआ था तब तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कौन काम किया था, तो संविधान सभा ने काम किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अध्यक्ष लोगों को जो है देखते चलते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। संघ शक्ति के जो है समिति के कौन थे अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के, तो जवाहरलाल नेहरू। तो संघ और संघीय दोनों आप लोगों को एक ही सा दिख रहा है ना, कि संघ और संघीय तो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने प्रांतों को जो लास्ट में मिलाने की बात हुई थी, रियासतों को, तो कौन आगे आया था, मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, सरदार पटेल ने, उनकी बीबी मेनन ने सहायता की थी, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन हो जाएंगे, सरदार पटेल, ठीक है। उन्होंने मिलाया था ना जनमत संग्रह से जूनागढ़ को, विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को, ऑपरेशन पोलो जो है अपनाया था उन्होंने हैदराबाद में, पुलिस कार्रवाई करके उन्होंने मिलाया था, तो उसमें किसने भूमिका निभाई थी, सरदार पटेल ने। तो इससे याद रखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे अध्यक्ष, आपके सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति, अपोहन समिति या आपकी ड्राफ्ट कमेटी, इसके कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर, ये तो सभी को पता होगा। मौलिक अधिकारों का आप लोगों को याद ही होगा, 1931 कराची अधिवेशन, उसके कौन हो जाएंगे, सरदार पटेल। तो यहां से याद रखिएगा मौलिक अधिकार सरदार पटेल थे उसके अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, वहीं पे पूछा जाए मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे, ठीक है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। अगला देखिए पूछा जाता है खास तौर पे प्रक्रिया समिति और आपका संचालन समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे याद रखिएगा, नियम बनाया जाता है संचालन के लिए, और संचालन कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम का संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, पहले राष्ट्रपति, है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा संघ और आपके संघीय और राज्यों के लिए समिति कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। और सभी को पता है भारत जो है अपना राज्यों का संघ है, क्योंकि वो जो है समझौता से नहीं है, समझौता का परिणाम नहीं है और वो अलग नहीं हो सकता है। तो उससे याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना, पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कई बार संविधान के स्रोत जो है पूछे गए हैं, कहाँ से क्या लिया गया, तो ये भी हम लोग देखते हुए आज चलेंगे जब आए हैं तो, ठीक है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग हमने कहाँ से लिए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का भाषा पूछा जाए यानी उद्देशिका की भाषा, तो वो कहाँ से लिया है हमने, वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना और उद्देशिका में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रस्तावना और उद्देशिका जो है एक ही है। संवैधानिक भाषा में बोलते हैं तो उसको उद्देशिका बोल देते हैं, क्योंकि संविधान के उद्देश्यों को अगर आपको थोड़े से में आंकना है, संक्षेप में देखना है, तो आप उद्देशिका पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको उद्देशिका कहा जाता है, और प्रस्तावना भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो मूल अधिकार भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन जो है कहाँ से लिया है हमने, वो भी अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया लगभग राष्ट्रपति के महाभियोग पे लगाया जाता है, जो 61 पे आर्टिकल है उसी की तरह होता है। तो ये दोनों हमने कहाँ से ली है, ये दोनों हमने अमेरिका से ली है। जनहित याचिका शब्द ध्यान रखिएगा, हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं पे जनहित
याचिका का शब्द लिया है, ध्यान रखिएगा। जनहित याचिका के जनक के रूप में पीएन भगवती को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएन भगवती। चलिए इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि जनहित याचिका के जनक कौन है, तो पीएन भगवती। अच्छा, जनहित याचिका के जननी पूछ दिया जाए तो कौन हो जाएंगी, पुष्पा, ध्यान रखिएगा, पुष्पा कपिला, पुष्पा कपिला हिंगोरनी, हिंगोरानी है ना, हिंगोरानी, ऐसे याद रखिएगा, हिंगो रानी ये थी। ये क्या है, जनहित याचिका की जननी है, जननी, ठीक है। आप लोगों को याद ही होगा भागलपुर अखफोड़वा कांड हुआ था, है ना, उसी में जो कैदी वगैरह थे उस समय क्या हुआ था कि 31 कैदी जो थे ना लगभग, उनको क्या किया गया था, आंख में तेजाब डाल के जो है अंधा कर दिया गया था। तो उसी समय ये प्रख्याति पाई थी आपकी पुष्पा कापिली हिंगारी, जो है भागलपुर के अखफोड़वा कांड के समय ये प्रचलित हुई थी। तो इनको जो है जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, पब्लिक इंटीग्रेशन, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन जो है प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो न्यायिक, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली दोनों कहाँ से ली गई है, आपकी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है हमने, तो वो भी हमने अमेरिका से लिया है। यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, तो विधि का शासन लिया है, विधि द्वारा प्रक्रिया स्थापित नहीं, विधि का शासन हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता भी हमारे यहाँ है, तो वो किससे लिए है, हमने ब्रिटेन से ली है। द्विसदनीय जो व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था हमारी कैसी है, द्विसदनीय है, लोकसभा राज्यसभा दोनों है, तो ये हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया किससे लिया है, तो विधि का शासन करेंगे ब्रिटेन के तहत, तो विधि का निर्माण भी हम करेंगे ब्रिटेन के तहत, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, विधि का शासन, विधि की निर्माण प्रक्रिया जो है हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इसको पूछ दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, एफ पी टी पी, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, द पोस्ट सिस्टम। तो ये हमने कहाँ से, ये पूछा जाता है कहाँ पे जो है ये लागू है, तो इसी का मतलब होता है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय किया जाता है, जिसके पास जितना मत आएगा वो जीत जाता है। तो ये इसी को कहा जाता है FPTP सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग समझ याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ, ब्रिटेन में आपको यहाँ पे दिख गया और एक भारत में है ही, तो ये हमने कहाँ से ली है, जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम याद रखिएगा भारत ब्रिटेन दोनों में है, ठीक है। अगला दक्षिण अफ्रीका, अच्छा एक चीज और छूट गया इसमें, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका कहाँ से ली है हमने, तो ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेष अधिकार जो है कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो संसदीय शासन प्रणाली हो जाए या आपका जो है ये विधि का निर्माण हो जाए, संसद क्या करती है, विधि का निर्माण करती है। संसद हमारी कैसी है, दो सदनीय है, संसद जो है विधि बनाती है, उसी से हम लोग शासन होता है उसका, तो वो भी क्या है, विधि का शासन भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे संसदीय और संसद को विशेष अधिकार मिला हुआ है कहाँ से, तो ये भी ब्रिटेन से लिया है हमने, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग संसद और ब्रिटेन याद रख लोगे तो बहुत से क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। और आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटेन में जो है संसदीय प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है ना। चलिए अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका जो है आपका, वहां से हमने ली है 368 आर्टिकल, जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया। तो दक्षिण अफ्रीका में जब हमने पढ़ा था पॉलिटी में, संविधान निर्माण के शायद, हाँ संविधान निर्माण में ही आया था कि नेल्सन मंडेला ने कैसे जो है संविधान को संशोधित करने पे मजबूर किया था, श्वेत श्वेत मिला के एक साथ मंच पे खड़ा किया था उन्होंने। तो उससे याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है बहुत मतलब क्रिटिकल है, वहां पे इंद्रधनुषी अपने आप को दिखाते हैं। तो हमने कहाँ से लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। वहीं पर राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन भी हमने किससे लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। अब चलिए कनाडा का देखते हैं। तो कनाडा में देखिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो हमने ली है वो कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। शक्तियों का वितरण
और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, तो शक्तियों का वितरण जब होता है तो केंद्र की तरफ जो है झुकी हुई शक्तियां दिखती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को संरक्षित की गई है। तो उससे याद रखिएगा कि शक्तियों का वितरण जब याद हो जाएगा आपको कि कहाँ से लिए हैं, कनाडा से, तो आपको ये चीज जो है अवशिष्ट शक्ति याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे देखिए केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने की बात की गई है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा ना कि संघ जो है मजबूत है, वही जो है राज्यों में राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। और राज्यपाल आप लोगों को पता ही है कि राज्य का प्रमुख होता है ना। वास्तविक प्रमुख तो देखिए देखने जो शक्तियां होती हैं वो सीएम के पास होती हैं, लेकिन ऐसे जो देखते हैं आप लोग कार्यपालिका, वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कौन कहाँ से लिया है हमने, तो ये लिया है हमने कनाडा से ही। ठीक है, उसके बाद संघात्मक विशेषताएं, यानी संघ की तरफ, ऐसे याद रखिएगा संघ की तरफ झुकी हुई, तो ये कौन लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। तो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखेंगे तो उससे बन जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में याद रख लेंगे संसद, तो उससे आपको याद आ जाएगा। और कनाडा में आप संघात्मक याद रखिएगा, ठीक है, तो उससे बन जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो संबंधी प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने किससे लिए है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऐसे याद रखिएगा ना कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो चाय वाय पियेंगे ही लोग, तो ट्रे लाया जाएगा, तो ट्रे लिया है ना। उसके बाद देखिए व्यापार वगैरह करने जाते हैं तो किसी से मीटिंग वगैरह करते हैं, समागम करते हैं आप, तो वो भी चाय पीते हैं आप लोग बैठ के, तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रे लिया, तो ट्रे से हो गया। समवर्ती सूची याद रखना होगा, तो ये भी ऐसे याद रख सकते हैं कि समवर्ती का क्या है, केंद्र और राज्य दोनों एक साथ जो है नियम बनाने के लिए यहाँ पे बैठती है, तो ये भी क्या हो गया, बैठने की बात हो गई, संयुक्त बैठक की बात हो गई, तो ये कौन लेगा, ट्रे, चाय लिया, है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए आयरलैंड से देखते हैं। तो आयरलैंड जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, और फ्रांस से तो सभी को पता है 1789 का क्रांति जो हुआ था उससे हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत जो है हमने फ्रांस से लिया है। रूस से क्या क्या लिया है, तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है, तो अगर कोई भी कर्तव्य जो है निभाएगा तो समाज में क्या होगा, सामाजिक में आर्थिक राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा, तो एक आदर्श के रूप में आएगा। इससे याद रखिएगा बस कि रूस मूल कर्तव्य, तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो आपातकालीन इससे याद रख लीजिएगा जरना। ठीक है, तो जर जाता है कोई तो आपातकाल हो जाता है, तो जर्मनी आपातकाल। ठीक है, जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा इसको भी देखते चलते हैं। संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन के अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, जनसंख्या जो है 10 लाख पर एक सीट दी गई थी, ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद देखिए संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये तो हमने देख ही लिया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, है ना। अब चलिए यहाँ पे जो है अंतरिम सरकार में किसको क्या विभाग मिला था ये भी पूछा जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिलेगा, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इनको मिलेंगे। सरदार भाई पटेल को क्या मिलेगा, तो गृह, सूचना एवं प्रसारण मिलेगा। ठीक है, तो भाइयों से अपने घर की सूचना और प्रसारण लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा सरदार भाई पटेल। और राजेंद्र प्रसाद बिहार जो है आपका, राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। और खाद्य एवं कृषि के लिए बिहार जो है सबसे ज्यादा माने है ना, कि वहाँ पे खाद्य खाद्यान्न फसलें की जाती हैं, कृषि प्रधान राज्य भी है, वैसे तो भारत भी है, फिर भी उससे थोड़ा सा याद रखिएगा आप। खाद्य एवं कृषि के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। जॉन मेथाई कौन थे, तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के थे। जग जीवन राम कौन थे, तो श्रम के थे, तो श्रम करना पड़ता है जीवन में, इससे याद रखिएगा। सरदार बलदेव सिंह किसके थे, तो रक्षा के थे, तो जिसके पास बल होगा वही रक्षा कर पाएगा, है ना। आगे दिया था लियाकत अली खान, तो वित्त के थे, तो कत और वित्त ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी तो शिक्षा एवं कला के थे, तो शिक्षा पाते हैं तो आज्ञाचारी हो जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा शिक्षा राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए और भी कुछ मैंने ऐड किया वो देखते हुए चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो क्रिप्स मिशन, ये हमने ऊपर देख लिया था। यहाँ से जो है मैंने
अच्छा, ये दोबारा आ गया है पेपर, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे लिया है कि जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बहुत बार पूछे जा रहे हैं, जो भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। भारतीय संविधान किसके अंतर्गत पंचायती राज को व्यवस्था की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया था पंचायती राज प्रणाली का, ठीक है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये चीजें देखते हुए चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है पालन नहीं करता है राज्य, तो क्या आप जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दोगे? क्या नहीं दे सकते? ये वाद्य योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 36 में देखिए मिलान करने में ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको कर दिया, क्लियर करवा दिया। जैसे अनुच्छेद 36 क्या कहता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है, कि क्या है जो राज्य करेगी, ठीक है। अब 37 में क्या है? तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना, ठीक है। 38 क्या है? मतलब आप वाद्य योग नहीं है, ये 37 में बताया गया। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना 38 में बताया गया है। 38(2) में बताया गया, 38(2) में आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक समानता या स्वतंत्रता जो है आपको भारत के संविधान में नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला दिया है 39 क, तो इसमें क्या है? निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। उसके बाद 39 ख देखेंगे तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो, ठीक है। अगला दिया है 39 घ। देखिए आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको ऐड ऑन कर देती हूँ, ठीक है। 39 घ में क्या है? तो पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए वेतन करना 39 घ में किया गया है, ठीक है। 39 अड़ में किया गया है, तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य की व शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दिया है अनुच्छेद 40, इसी में गांधी जी के जो है विचार दिखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार जो है सबको है। मतलब ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे 42 में क्या कहता है? तो काम की न्याय संगत व एवं मानवोचित मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता जो है देने की बात की गई है। अनुच्छेद 43 पूछा जाता तो याद रखिएगा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, है ना। मूल अधिकार है, जबकि कानूनी रूप से मान्य है। नीति निर्देशक तत्व जो है आपका वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 51, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कथन किसका था? तो केटी शाह का था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देखते हुए चलेंगे कि अनुच्छेद 43 क क्या कहता है? तो 43 क जो है आपका कहता है कि उद्योगों का प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। अनुच्छेद 43 ख क्या कहता है? तो सहकारी समितियों में के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। 44 सिविल संहिता जानते हैं आप लोग, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। अनुच्छेद 45 जो कहता है, क्या कहता है? 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा जो है प्रदान कराना चाहिए, ये मूल कर्तव्य भी है। अगला है अनुच्छेद 46 तो SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की जाए, बढ़ावा दी जाए। 47 क्या कहता है? तो पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे कि बिहार में लगा है ना। तो 47 आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है? तो गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किया जाना, ठीक है। अगला दिया है 48 तो कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। 48 क क्या कहता है? तो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। तो याद रखिएगा 48 क कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद 49 क्या कहता है, तो राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, बिल्कुल याद रखिएगा ये भी। अगला है 50 मतलब आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये भी पूछा जाता है कार्य, तो 50-50 याद रखिएगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात हो तो आर्टिकल 50। और 51 आर्टिकल क्या कहता है, तो 51 आर्टिकल कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की जो है अभिवृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है 51 का से क्या होता है, मूल कर्तव्य जो है स्टार्ट हो जाता है। तो मूल कर्तव्य कौन से हैं और कौन से नहीं है ये भी पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। चलिए देखते हैं। पहले तो आर्टिकल 51 के से स्टार्ट, क से स्टार्ट होता है, ठीक है। मूल कर्तव्य, भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अच्छा मूल कर्तव्य किसके लिए है, नागरिकों के लिए है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला देखिए, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना भी निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आप सभी को पता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करने का जो है 51 क 5 में प्रावधान किए गए हैं कि ऐसी कुप्रथा जो महिलाओं को, जैसे कि आप सती होना, ये कुप्रथा था तो उसको हटाया जाना, किस में आएगा, 51 क 5 में आएगा, ठीक है। अगला है, हमारी हमारी सामाजिक मतलब सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें, उसका संवर्धन भी करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव आप लोग रखें, ये आप लोगों का कर्तव्य है। हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मतलब ज्ञानों का अर्जन करना, सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से आप दूर रहें, ये भी आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के वाले अपने बच्चे हैं, तो यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ये माँ बाप का जो है कर्तव्य है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किस में आता है, कर्तव्य में आता है, ठीक है। चलिए अभी और भी थोड़ा सा है, देखते चलिए आप लोग, क्योंकि ये पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। जैसे कि संवैधानिक उपबंध, केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है, तो ये भी याद करना है। और साथ में ये भी याद करना है कि आर्टिकल 15 जो है क्या कहता है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध करता है कौन, आर्टिकल 15, ठीक है 15। और यहीं पे देखेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता कौन देता है, तो आर्टिकल 16 देता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं वो सब हमारे भारत के नागरिकों के लिए ही सिर्फ मिला हुआ है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित यानी कि शस्त्र के बिना सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने, व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 में है। तो 6 प्रकार की दी गई है, वो भी हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है, आर्टिकल 19 को। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक किसमें है, तो 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें है, तो 30 में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो है बाहर के नागरिकों को भी मालूम मिल सकता है ये अधिकार, ये है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 बताता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संक्षिप्त जो है आपका कहाँ दिया गया है, तो 20 में। तो आप सभी को पता है दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, किसी भी इंसान को जो है 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय के प्रस्तुत सामने प्रस्तुत करना होगा, ये सब चीजें कहाँ है, आर्टिकल 20 में दी गई है, ठीक है 20 में। जीवन का अधिकार 21 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षक 22 में दिया गया है। 22 ये बताता है कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो आपको पूछने का हक है कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार, किस लिए कीजिएगा, वारंट दिखाइए,
क्या रीजन है, आप पहले मुझे बताइए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है 22 बताता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 और 24 जो है आपको पता ही है। बलात्श्रम जो है 23 और 24 शोषण जो है आपका बच्चों के लिए जो है लाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अच्छा 17 हमने आर्टिकल देख लिया है ना, क्यों इसमें नहीं था क्या, नहीं था। ठीक है, 17 देखिए, याद रखिएगा, संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 17, 17 खतरा, ऐसे याद रखिएगा कि छुआछूत नहीं करना है जीवन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये 19 जो आर्टिकल है उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, तो 19 एक में जो दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में मीडिया का स्वतंत्रता भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अगला दिया है आपका शांतिपूर्ण हथियार रहित जो है सम्मेलन आप करने का अधिकार है आपका। तो 19 बी में कहा गया है संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 वन सी में कहा गया है आपका। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, आप कहीं भी बिना बाद मतलब किसी विरोध के बिना, किसी रुकावट के बिना आप घूम सकते हैं, अनुच्छेद 1 डी कहता है, 19 1 डी। ठीक है, उसके बाद कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है आपको, अनुच्छेद 1 जी कहता है। भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, बसने का अधिकार आपको अनुच्छेद 1 ई कहता है। स्टेब्लिश होने का आपको अधिकार है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद ई कहता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 6 प्रकार के अधिकार कौन से हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। तो 20 सी में कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 20 सी में संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड या स्वाभिमान के संचरण का जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है अनुच्छेद 20 है, इसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है। तो अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अगला था मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है। तो 26 है, आप सॉरी 24 है आपका, है ना, और 23 आपने बलात्श्रम देखा ही। भारतीय अनुच्छेद के 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, सैन्य और सिख धर्म जो है तीनों सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार और संरक्षण प्रदान है। ठीक है, अगला है 32, तो आप लोगों को पता ही है संवैधानिक उपचार, और ये मौलिक अधिकार है आपका, है ना। उसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन कहलाता है, तो आपका गार्जियन, तो ये कहलाता है न्यायपालिका। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो ये कहा था आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, क्योंकि इसी के तहत आप देखेंगे रिट जारी करता है मानव अधिकार का अगर हनन होता है तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है, देखते चलते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही मैंने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय पर प्राप्त हुआ था। तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में हुआ था। सन भी याद रखना है आपको। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किसमें, तो ये तो कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के संपत्ति का अधिकार जो है राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, वैधानिक अधिकार है आपका। सूचना का अधिकार आपको कब मिला था, तो 2005 में मिला था। ये कैसा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो अपना ये आया था ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला, तो ये किस किस आर्टिकल में जो है संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो 15(6) तथा 16(6) में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, है ना, ईडब्ल्यूएस में कौन कौन से आर्टिकल हो जाएंगे आपके, आर्टिकल 15 एवं आर्टिकल 16 जो है 6। ठीक है, तो 15 6 और 16 6, 6 तो कॉमन ही है, तो 15 और 16 याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार है ना, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए में। ठीक है ना, 300 ए तो संपत्ति के अधिकार की बात करता है, तो 21 ए आप लोगों को याद होगा 86वां संविधान संशोधन 2002, है ना।
ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है और कर्तव्य भी है, मौलिक कर्तव्य में भी ये शामिल है। अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ये जान लीजिएगा आप लोग। कौन सा मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी के समय भी, जैसे कि 352 आर्टिकल जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, इसके में जो है समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, तो क्या आपको ऐसा थोड़ी आपातकाल लगा तो कहा जाता है कि जीवन का अधिकार नहीं है, आप अब जाके मर जाओ, ऐसा तो नहीं कहा जाता ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है आपका, किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल भी लगी है, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो उस तरह से लगती भी है तो भी आपको जीने का अधिकार है, आप जी सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोट करना चाहूंगी, जैसे देखिए संविधान में स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, संविधान के स्वर्णिम यानी कि गोल्डन ट्रायंगल में, तो ध्यान रखिएगा 14 समानता का अधिकार हो गया आपका, आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, वहीं पे आप देखेंगे आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये जो है आपको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग ये चीजें, है ना, कि कौन-कौन सा आर्टिकल जो है इसमें आता है, क्योंकि देखिए कानून जो है ना, कानून के शासन में जो अवधारणा प्राण फूंकने का काम करता है, तो ये तीनों आर्टिकल करता है। ठीक है, जब आप देखेंगे मेनका गांधी बनाम भारत संघ हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था कि किसी भी व्यक्ति का अगर स्वतंत्रता जो है और चाहे किसी भी तरह का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो उस समय आपको आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 एवं 19 को भी जो है उस पर भी खरा उतरना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंधुआ मजदूर जो है अधिनियम कब पारित किया गया था संसद में, तो 1976 में किया गया था। ये तो और नॉर्मल ऐसे पूछा जाए कि समानता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है, तो 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 तक में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से है, तो 23 और 24 है। और 25 से लेकर 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत ही रिट जारी होता है, हाई कोर्ट 220 मतलब 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, है ना। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगी तो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।